अध्याय 91 एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी। जब व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने सब कुछ समझाया तभी ये जियाओ को समझ आया कि वह एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में कैसे जानती थी। तो उसे इसके बारे में अपने मालिक से पता चला, जो संयोगवश उसके हाथ एक आधा फटा हुआ प्राचीन कागज लग गया। और इससे ये भी पता चलता है कि वह एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में केवल थोड़ा ही क्यों जानती है। ये जियाओ धीमी आवाज में बुदबुदाया। लिन लिंग, व्हाइट स्नो सेक्ट में वापस जाने के बाद आप एक्सट्रीम आइस सेज लीफ का उपयोग कर सकते हैं। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने धीरे से कहा। हाँ मास्टर, लिन लिंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नहीं नहीं, रुको। अचानक एक साथ दो आवाजें सुनाई दी। सभी ने दो आवाजों के स्रोत की ओर देखा और पाया कि यह गुरु और शिष्य की जोड़ी थी जो अचानक चिल्लाई थी। ये दो आवाजें ग्रैंडमास्टर वांग और ये जियाओ की थीं। ये जियाओ और ग्रैंडमास्टर वांग भी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिरकार उन दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। ये जियाओ ने अनुमान लगाया कि ग्रैंडमास्टर वांग ने लिन लिंग और व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को इंतजार करने के लिए क्यों बुलाया। वह जानता था कि ग्रैंडमास्टर वांग के पास पहले से ही एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सारी जानकारी है, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उधर ग्रैंडमास्टर वांग को अपने शिष्य की आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह नहीं जानता था कि उसका शिष्य ये जियाओ भी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानता था। उनका विचार था कि इस छोटे से देश में एक्सट्रीम आइस सेज लीफ जैसी बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटी के बारे में सारी जानकारी किसी को नहीं हो सकती। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ग्रैंडमास्टर वांग? पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी तरह मैं भी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ को किसी भी कीमत पर बेचने या एक्सचेंज करने वाला नहीं हूं। ये जड़ी बूटी बहुत कीमती है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। लिन लिंग के शरीर में बर्फ तत्व को और बेहतर बनाने के लिए यह उसकी खेती को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, और वैसे भी मैंने ये जड़ी बूटी पहले ही अपने शिष्य को उपहार में दे दी है। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि ग्रैंडमास्टर वांग ने उसे एक्सट्रीम आइस सेज लीफ बेचने के लिए मनाने के लिए रोका था। गलत मत समझिए, मुझे आपकी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ नहीं चाहिए क्योंकि यह मेरे किसी काम की नहीं है। ग्रैंडमास्टर वांग उसे देखकर मुस्कुराए। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, ये जियो, तुमने उन्हें रुकने के लिए क्यों कहा? खांसी। ये जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमास्टर वांग उनसे ये सवाल पूछेंगे। वह थोड़ा अचंभित हो गया। उन्होंने ग्रैंडमास्टर वांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो मास्टर, मैंने उन्हें रोका क्योंकि मैं भी उन्हें वही बात बताना चाहता था जो आप उन्हें बताना चाहते थे। शू! ये सुनकर ग्रैंडमास्टर वांग फिर चौंक गए। उन्हें इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि उनके शिष्य को एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में पता है। लेकिन एक क्षण के बाद वह अचानक उत्साहित हो गया क्योंकि उसने सोचा कि उसके इस शिष्य में सतह पर जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। उसने अपने सदमे और उत्तेजना को दिल में दबाते हुए कहा, फिर आप उन्हें सूचित करें और मैं भी सुनूंगा। इस तरह मैं ये भी जान सकता हूं कि आप एक्सट्रीम आइस सेज लीफ जैसी कीमती जड़ी बूटियों के बारे में कितना जानते हैं। हाँ मास्टर, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने लिन लिंग और व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता की ओर देखा और कहा, जैसा कि आपने पहले कहा था, एक्सट्रीम आइस सेज लीफ एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है जो बर्फ के तत्वों से निपटने में मदद कर सकती है। किसी के शरीर में बर्फ तत्व को और मजबूत करने के लिए, और यह उनकी खेती को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने जो कहा वह केवल आधी जानकारी है? क्या केवल आधी जानकारी? इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता की थी। उसने चौंकते हुए कहा, अगर मैंने जो कहा वह केवल आधी जानकारी है और चूंकि आप ये बता सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानते हैं? ये जियाओ ने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह मुड़ा और पीछे मुड़कर ग्रैंडमास्टर वांग की ओर देखा, और जब उसने देखा कि ग्रैंडमास्टर वांग अपना सिर हिला रहे थे तब उसने कहना जारी रखा, मैं एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानता हूं। पहले मैं इसके रैंक से शुरू करता हूं। क्या आप जानते हैं, जानिए यह एक्सट्रीम आइस सेज लीफ किस औषधीय जड़ी बूटी की श्रेणी में आता है? नहीं। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने अपना सिर हिलाया।
ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सट्रीम आइस सेज लीफ कोई साधारण औषधीय जड़ी बूटी नहीं है। ये वास्तव में 7वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटी है। उच्चतम रैंक की एक जड़ी बूटी जो एजियोर स्काई महाद्वीप में पाई जा सकती है। कौन सी 7वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटी? ये कैसे संभव है? बिल्कुल, यह सरल और अविश्वसनीय है। जिसने भी यह सुना वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय नेता ग्रैंड मास्टर वांग की ओर देखने लगे। ग्रैंड मास्टर वांग ने अपना सिर हिलाया, ये साबित करते हुए कि ये जियो ने जो कहा वह सच है। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक गलती से इतना कीमती खजाना बर्फ के पहाड़ से वापस ले आएगा। ये जियाओ ने भी अपना भाषण जारी रखा, अब मुझे मुद्दे पर आने दीजिए। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ न केवल किसी के शरीर में बर्फ तत्व को मजबूत कर सकता है और उनकी खेती को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह इस औषधीय जड़ी बूटी का सेवन करने वालों को एक प्रकार का लाभ भी देता है। पवित्र शरीर को एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के नाम से जाना जाता है। पवित्र शरीर, चरम बर्फ ऋषि शरीर। न केवल लिन लिंग और व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता, बल्कि अन्य सभी संप्रदाय के नेता और यहां तक कि राजा और फॉर्मेशन मास्टर भी ये सुनने के बाद बेहद हैरान थे। मुझे नहीं पता कि यह तथाकथित एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी क्या है, लेकिन इसके नाम से ये वास्तव में दुर्जेय लगता है। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने जोर से चिल्लाया। इस समय सदमे के कारण उसकी स्त्री जैसी आकृति कहीं नजर नहीं आ रही थी। हाँ, एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी वास्तव में एक बहुत ही दुर्जेय पवित्र शरीर है। इस बार यह बात ग्रैंड मास्टर वांग ने कही। ये देखकर कि हर कोई उससे आकर्षित था और वे उसे ही देख रहे थे, ग्रैंड मास्टर वांग ने उसकी दाढ़ी को हल्के से सहलाया और कहा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी एक प्रकार की सेज बॉडी है। इस बॉडी के बारे में कई किंवदंतियां हैं। ये शरीर मुख्य रूप से बर्फ में हेरफेर करने की क्षमता के कारण जाना जाता है। जिनके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी है, वे किसी भी बर्फ प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल की मदद के बिना पतली हवा में भी कुछ भी जमा सकते हैं। भले ही उन्होंने बर्फ के प्रकार का कोई मार्शल आर्ट कौशल विकसित नहीं किया हो, फिर भी वे इसे एक कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए बर्फ में हेरफेर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आग ने जंगल को तीव्रता से जलाना शुरू कर दिया और पूरे जंगल में फैल गई, इसमें बहुत प्रयास करना होगा। मार्शल एम्पर क्षेत्र से हमारे जैसे विशेषज्ञ आग बुझाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी वाला कोई कल्टीवेटर है, भले ही वे केवल एक ओरिजिन कोर रियलम कल्टीवेटर हों, तो वे नमी में हेरफेर कर सकते हैं और बर्फ गिरा सकते हैं जंगल की आग को बुझाने के लिए। और ऐसा करने में कृषक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक क्षमता है जो उनके अपने पवित्र शरीर द्वारा प्रदान की गई है। वे इस तरह के और भी काम कर सकते हैं, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वे बर्फ जैसी खेती की तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल विकसित कर सके तो वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। ग्रैंड मास्टर वांग ने एक उदाहरण से सब कुछ समझाया। जिस किसी ने भी उसे सुना वह इस क्षण अत्यंत मौन हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई पवित्र शरीर भी है। इस समय सबसे ज्यादा झटका व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता लिन लिंग के गुरु को लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो छोटी सफेद पत्ती उसने अपने शिष्य को उपहार में दी थी वह वास्तव में एक ऐसी चमत्कारी औषधीय जड़ी बूटी थी जो एक सामान्य बर्फ तत्व शरीर को चरम बर्फ ऋषि शरीर जैसे पवित्र शरीर में बदल सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम आइस सेज हर्ब हमारे एजियोर स्काई कॉन्टिनेंट से 1 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। यह अचानक प्रकट हुआ और यहां तक कि एजियोर ड्रैगन कंट्री जैसे छोटे देश के आइस माउंटेन में भी यह वास्तव में अविश्वसनीय है। ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर से एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के प्रति कुछ श्रद्धा के साथ कहा, अगर एक्सट्रीम आइस सेज लीफ 10 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि इस औषधीय जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद मेरा शिष्य पूरे एजियोर स्काई महाद्वीप में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी होगी। व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने उत्साह में कहा। अध्याय 92 मांग।
व्हाइट स्नो संप्रदाय की संप्रदाय नेता उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उसने सोचा था कि चून की चरम बर्फ ऋषि शरीर 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका शिष्य पूरे एजोर स्काई महाद्वीप में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास होगा 7वें दर्जे की औषधीय जड़ी बूटी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ खाने के बाद एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी। और यह केवल वही नहीं बल्कि सभी संप्रदाय के नेता, फॉर्मेशन मास्टर वू, राजा और यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर वांग भी थे, वे सभी भी यही सोच रहे थे। यहाँ तक कि इन बूढ़ों का चेहरा भी तुरंत ईर्ष्या से भर गया जब उन्होंने लिंग लिंग को देखा। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ और एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के बारे में बात सुनकर लिन लिंग भी बहुत उत्साहित हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी जैसा पवित्र शरीर होगा जो कि एजोर स्काई महाद्वीप से 10 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गया था। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के मालिक के पास एजोर स्काई महाद्वीप के सभी लोगों से आगे निकलने की लगभग 90% संभावना है और वह अमर के रूप में जाना जाने वाला पौराणिक अस्तित्व बन सकता है। ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर कुछ ऐसा कहा जिससे हर किसी को दिल का दौरा पड़ गया। एक अमर किस प्रकार का अस्तित्व है? यह है ग्रैंड मास्टर वांग, क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि अमर क्या है? यह प्रश्न स्वयं राजा ने पूछा था और यह प्रश्न सुनने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वे भी यह जानना चाहते थे कि अमर क्या होता है। ग्रैंड मास्टर वांग ने अपना मुंह खोला और फिर भौहें सिकुड़कर अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और केवल इतना कहा, महाराज कृपया मुझे क्षमा करें लेकिन हमारी ताकत के साथ इस मामले के बारे में न जानना ही बेहतर है। इससे हमें लाभ के बजाय नुकसान ही अधिक होगा। राजा ने भौहें सिकोड़ ली और फिर आह भरी क्योंकि वह ये भी भली भांति जानता था कि व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके। कभी कभी हद से ज्यादा जानना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और केवल ग्रैंड मास्टर वांग की ओर अपना सिर हिलाया। अन्य सभी विशेषज्ञों ने निराशा में सिर हिलाया। एजोर ड्रैगन कंट्री एक बहुत छोटा देश है। एजोर ड्रैगन कंट्री की तो बात ही छोड़िए, जो केवल तीसरी श्रेणी का राज्य है। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि ग्रैंड जिया साम्राज्य में भी, जो ऐसे दसियों देशों पर शासन करता है, केवल बहुत कम लोग या केवल 1 या 2 लोग ही इसके बारे में जानते हैं अमर की बात। ग्रैंड मास्टर वांग ने कहा, जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। लिन लिंग, जब यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी को जागृत करने के बाद आपके पवित्र शरीर को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकता है। लिन लिंग ने भी सिर हिलाया। इस वक्त उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके लिए ये सब एक चमत्कार जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उसे इतनी बड़ी संपत्ति मिलेगी। साथ ही इस समय मेजबान ने फिर से कहा, अब जबकि तीसरी रैंक वाली लिन लिंग ने पहले ही चुन लिया है कि वह कहाँ खेती करना चाहती है, तो चलिए जारी रखते हैं। दूसरी रैंक वाली जू किंग, कृपया आगे आएं और उस संप्रदाय को चुनें जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं। जू किंग ने अपना सिर हिलाया और 10 कदम आगे चला गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और सबसे पहले सीधे लिन हाओ की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं स्वर्ग तलवार संप्रदाय को चुनता हूं। श्वा। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग तलवार संप्रदाय को चुना, स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता तुरंत उनके सामने आए और कहा, हा, जू किंग, यह अच्छा है कि आपने मेरा संप्रदाय चुना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरे साथ आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाऊंगा। अब से तुम मेरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय के आंतरिक दरबारी शिष्य होगे। संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें एक आंतरिक के रूप में अपना पहचान चिन्ह प्राप्त होगा, शिष्य के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी। ये कहने के बाद वह वापस वहीं चला गया जहां वह पहले खड़ा था। जू किंग भी उसके पीछे चला गया और अंत में आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे खड़ा हो गया। मेजबान ने कहा, हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय के आंतरिक दरबार के शिष्य बनने के लिए जू किंग को सफलतापूर्वक बधाई। संप्रदाय में वापस जाने के बाद आपको अपने संप्रदाय से संबंधित पुरस्कार प्राप्त होगा। वाह! जैसे ही उन्होंने जू किंग को देखा तो अन्य सभी प्रतिभागियों की आंखें फिर से ईर्ष्या से भर गईं।
ये पहले से ही ज्ञात था कि केवल चैंपियन ही चुने हुए संप्रदाय का आंतरिक दरबारी शिष्य बन सकता है। लेकिन अब स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने जू किंग के लिए एक अपवाद बनाया और उसे अपने संप्रदाय के आंतरिक दरबारी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये पहले से ही प्रतियोगिता के चैंपियन के बराबर है। मेजबान ने फिर कहा, अब चैंपियन लिन हाओ के लिए समय आ गया है कि वह उस संप्रदाय को चुने जिसमें वह प्रवेश करना चाहता है। लिन हाओ, कृपया आगे आए और अपना संप्रदाय चुने। लिन हाओ, जो इस बार अकेले खड़े थे, वे भी 10 कदम आगे बढ़े और बिना किसी हिचकिचाहट के केवल 3 शब्द बोले, हेवनस्वॉर्ड सेक्ट। फिर से यह स्वर्ग तलवार संप्रदाय था। हा, स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता पागलों की तरह हंसने लगे। और वह हंसेगा भी क्यों नहीं, आखिर उसने इस बार इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के चैंपियन और साथ ही दूसरे स्थान पर रहे जू किंग दोनों ने अपने हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय को चुना। अन्य संप्रदाय के नेताओं ने भी छिपी हुई ईर्ष्या से उनकी ओर देखा, लेकिन ऊपर से वे मुस्कुराते रहे और उन्हें बधाई देने लगे। बधाई हो संप्रदाय मास्टर जियान, आपने इस बार सचमुच बड़ी जीत हासिल की है। प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के संप्रदाय नेता स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को बधाई देने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य सभी संप्रदाय के नेताओं ने भी उनका अनुसरण किया और स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को बधाई दी। बधाई हो संप्रदाय गुरु जियान, आपको इस बार 2 उत्कृष्ट शिष्य मिले हैं। बधाई हो संप्रदाय मास्टर जियान। बधाई हो संप्रदाय मास्टर जियान। हा, धन्यवाद। हा, आप सभी को धन्यवाद। हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय नेता हंसते रहे और बड़ी मुश्किल से रुके। इस समय उसे सचमुच बहुत प्रसन्नता हो रही थी। आखिरकार वह सबसे बड़ा विजेता था। स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने फिर मुड़कर लिन हाओ की ओर देखा और कहा, लिन हाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अपवाद नहीं बना सकता क्योंकि तुम्हारा इनाम पहले से ही बहुत अधिक है। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता, लेकिन तुम देखो, आधी सदी से अधिक समय तक खेती करने के बाद भी मेरी तलवार का तरीका पहले से ही तलवार के रास्ते, तलवार की रोशनी को समझने में असमर्थ है, इसलिए मैं आपको कुछ भी सिखाने में असमर्थ हूं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन हाओ ने 5 बार सोचा और कहा, संप्रदाय नेता, मैं आपके स्वर्ग तलवार संप्रदाय के स्वर्ग तलवार स्लैश की खेती करना चाहता हूं। वाह! हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय नेता ये सुनकर चौंक गए। ये हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय का नियम था कि केवल संप्रदाय के मुख्य शिष्य को ही अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय का अभ्यास करने की अनुमति थी। ये नियम उस समय से चला आ रहा था जब हेवनस्वॉर्ड संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अब यदि उन्होंने लिन हाओ को हेवनस्वॉर्ड स्लैश का अभ्यास करने की अनुमति दी तो इसे नियम तोड़ने के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लिन हाओ, जैसा कि हर कोई जानता है कि यह मार्शल आर्ट कौशल एक ऐसी चीज है जिसे केवल संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को अभ्यास करने की अनुमति है। अब जब आप भी इस मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं, अभी भी केवल एक आंतरिक दरबारी शिष्य, ये बहुत कठिन होगा। आइए ऐसा करें, यदि आप मेरे संप्रदाय के किसी भी प्रमुख शिष्य के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं तो न केवल मैं आपको स्वर्ग तलवार संप्रदाय का अभ्यास करने की अनुमति दूंगा, मैं भी अपने संप्रदाय का मूल शिष्य बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद उसने उत्सुक दृष्टि से लिन हाओ की ओर देखा, मानो वह देखना चाहता हो कि उसकी बात सुनकर लिन हाओ की क्या प्रतिक्रिया होगी। लिन हाओ पहले से ही स्वर्ग तलवार संप्रदाय के इस नियम को जानते थे और अब जब संप्रदाय के नेता ने पहले ही समझौता कर लिया है तो उन्होंने भी अपना सिर हिलाया और भावहीन होकर कहा, चलो जैसा संप्रदाय नेता कह रहे हैं वैसा ही करें। तो मैं कोर से कब लड़ूंगा संप्रदाय के शिष्य? संप्रदाय में वापस जाने के बाद मैं आपके और एक मुख्य शिष्य के बीच लड़ाई की व्यवस्था करूंगा। चलो परसों समय तय करते हैं। आप परसों मुख्य शिष्य के साथ लड़ सकते हैं और यदि आप लड़ाई जीत गए तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैं करता हूं। पहले कहा था, न केवल मैं तुम्हें स्वर्ग तलवार संप्रदाय का अभ्यास करने दूंगा बल्कि तुम मुख्य शिष्य भी बन जाओगे। स्वर्ग के संप्रदाय नेता तलवार संप्रदाय ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अध्याय 93 गुप्त क्षेत्र।
शीर्ष 10 रैंकर्स ने पहले ही उन संप्रदायों को चुन लिया जिनमें वे प्रवेश करना चाहते थे। उसके बाद 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय नेताओं ने प्रत्येक ने अपने संप्रदाय के लिए शेष 89 प्रतिभागियों में से 12 उम्मीदवारों को चुना और केवल राजा ने 11 उम्मीदवारों को चुना। सब कुछ हो जाने के बाद लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रतियोगिता समाप्त हो गई। ये जियाओ को किसी ने नहीं चुना क्योंकि वह पहले ही प्रतियोगिता से हट गया था। हर कोई तितर बितर हो गया क्योंकि शो पहले ही खत्म हो चुका था और उनके पास देखने के लिए और कुछ नहीं था। 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय नेताओं और राजा ने भी ग्रैंड मास्टर वांग से विदाई ली और चुने हुए उम्मीदवारों के साथ अपने संप्रदायों और शाही महल में वापस चले गए। ग्रैंड मास्टर वांग भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वापस लौट आए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तीसरी मंजिल पर एक विशाल कमरे में एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे कुछ बातें कर रहे थे। ये जियो, क्या आप जानते हैं ये प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा क्यों आयोजित की गई थी? ग्रैंड मास्टर वांग ने एक हाथ से चाय के कप से चुस्की लेते हुए और दूसरे हाथ से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए पूछा। ये जियाओ का दिमाग अचानक हिल गया जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपना सिर उठाया और ग्रैंड मास्टर वांग की ओर देखा, फिर कहा, मास्टर, मुझे इस प्रतियोगिता के पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार एक दोस्त से सुना था कि इस प्रतियोगिता के पीछे कुछ मकसद है। उसे अभी भी याद है कि झाओ युफे ने उसे पीक मार्शल सम्राट रियलम कृषक म्यू चेन की कब्र में क्या बताया था। अब जब ग्रैंडमास्टर वांग ने यह विषय शुरू किया तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ग्रैंडमास्टर वांग प्रतियोगिता के पीछे का कारण जानते हैं। वह तुरंत उत्सुक हो गया और उत्सुकता से अपने स्वामी के चेहरे की ओर देखने लगा। बेटे, मुझे इस तरह मत देखो। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही इस प्रतियोगिता के पीछे उन बूढ़ों का मकसद बताने जा रहा हूं। ग्रैंड मास्टर वांग को गुस्सा आ गया जब उन्होंने ये जियाओ को लगातार अपने चेहरे को घूरते देखा। क्या आप जानते हैं कि हमारा एजियो ड्रैगन साम्राज्य केवल एक बहुत छोटा देश है और इसे तीसरी श्रेणी के देश के रूप में दर्जा दिया गया है? ग्रैंड मास्टर वांग ने पूछा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और ये देखकर ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर से अपना प्रश्न पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे एजियो ड्रैगन देश की तरह कई देश हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो एजियो ड्रैगन से 3 गुना और यहां तक कि 10 गुना बड़े हैं? देश। ये जियाओ ने फिर से अपना सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह भी यह जानता है। ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर कहा, मैं आपको बता दूं, ये सभी देश एक साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिसे ग्रैंड जिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 1 साल पहले ग्रैंड जिया साम्राज्य ने एक गुप्त क्षेत्र की खोज की थी। क्या आप जानते हैं कि गुप्त क्षेत्र क्या है? ये जियाओ वह व्यक्ति था जिसने पहले से ही प्राचीन पिल भगवान की यादों को विलीन कर दिया था। वह कैसे नहीं जान सकता कि गुप्त क्षेत्र क्या होता है? आखिर गुप्त क्षेत्र में कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां पाई जा सकती हैं। गुप्त क्षेत्र एक प्रकार की आयामी भूमि है जहां अनगिनत खजाने और खतरे सह अस्तित्व में हैं। गुप्त क्षेत्र के मुहाने के बाहर हमेशा एक प्राकृतिक अवरोध बना रहता है जिसे केवल प्राकृतिक रूप से या बलपूर्वक ही खोला जा सकता है। अगर स्वाभाविक है तो इसे खुलने में काफी समय लगेगा, शायद 3 साल या 10 साल भी। कुछ गुप्त स्थानों को स्वाभाविक रूप से दोबारा खुलने में लगभग 100 या हजारों साल भी लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई किसी गुप्त क्षेत्र को बलपूर्वक खोलना चाहता है तो उसके पास कम से कम बहुत उच्च स्तर की साधना होनी चाहिए, कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर की साधना क्षेत्र। और इतना ही नहीं, हो सकता है ऐसे 10 साधकों से भी गुप्त क्षेत्र न खुले। इस वजह से विशेषज्ञ हमेशा गुप्त दायरे को स्वाभाविक रूप से खुलने देना पसंद करते हैं। वे किसी गुप्त क्षेत्र को जबरदस्ती खोलना नहीं चाहते थे। गुप्त लोगों की ताकत भी कई मायनों में भिन्न होती है। कुछ गुप्त क्षेत्र केवल एक विशेषज्ञ द्वारा खोले जा सकते हैं जो पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र को पार कर चुका है। एक गुप्त क्षेत्र एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र हो सकता है जहां एक बार युद्ध लड़ा गया था, या ये किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नष्ट किया हुआ घर भी हो सकता है। ये किसी शक्तिशाली सभ्यता का एक प्राचीन देश हो सकता है, या यह एक संपूर्ण महाद्वीप हो सकता है। एक गुप्त क्षेत्र कोई भी परित्यक्त भूमि हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ कई दुर्लभ खजानों के साथ साथ कई भयानक खतरे भी मौजूद हैं।
वैसे भी मुख्य बात यह है कि एक गुप्त क्षेत्र को खजानों की तिजोरी के साथ साथ खतरों की दुनिया भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा खजाना है जिसे कोई भी बिना किसी खतरे का सामना किए हासिल कर सकता है? एक बार जब कोई गुप्त क्षेत्र खुल जाता है तो कई विशेषज्ञ खजाना पाने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन शायद उनमें से आधे भी सुरक्षित वापस नहीं लौट पाते। ये है गुप्त लोक का आतंक। लेकिन फिर भी हर बार गुप्त लोक के अंदर जाने के लिए विशेषज्ञ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लगभग हर गुप्त क्षेत्र के अपने नियम भी होते हैं और केवल एक निश्चित स्तर की साधना से नीचे के विशेषज्ञ ही इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि ये जियाओ को पता था कि गुप्त क्षेत्र क्या है, उसने अपना सिर हिलाया और ग्रैंड मास्टर वांग को उत्तर दिया, मुझे पता है कि गुप्त क्षेत्र क्या है। ग्रैंड मास्टर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप गुप्त क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आखिरकार आप एक्सट्रीम आइस सेज लीफ जैसी औषधीय जड़ी बूटी के बारे में भी जानते हैं जो 10 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। ये जियाओ ने ग्रैंड मास्टर वांग के शब्दों के जवाब में केवल एक कड़वी मुस्कान दी। आखिरकार वह उसे यह नहीं बता सकता कि उसके पास स्वर्गीय मोती जैसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है जिसने उसे 3 प्राचीन देवताओं की स्मृतियां प्रदान की हैं, जिनमें से उसने पहले ही प्राचीन पिल भगवान की 1/3 स्मृतियों को आत्मसात कर लिया है। ग्रैंड मास्टर वांग ने भी इस पर ज्यादा गहराई से चर्चा नहीं की, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि हर किसी के अपने अपने रहस्य होते हैं जिन्हें वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। वह बस मुस्कुराया और कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1 साल पहले ग्रैंड जिया साम्राज्य को एक गुप्त क्षेत्र मिला था, लेकिन केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र के नीचे के कृषक ही उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और लोगों की भी एक सीमा है। केवल उस गुप्त क्षेत्र में 1000 लोग प्रवेश कर सकते हैं। तो ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट ने बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया कि वह इस गुप्त क्षेत्र को हर उस देश के साथ साझा करेगा जिस पर उसने शासन किया है। इसलिए उसने आदेश दिया कि अब से 6 महीने के बाद प्रत्येक तीसरी श्रेणी का राज्य 15 लोगों को भेजेगा, प्रत्येक द्वितीय श्रेणी के राज्य 30 लोगों को भेजेंगे और प्रत्येक प्रथम श्रेणी के राज्य 50 लोगों को ग्रैंड जिया साम्राज्य में भेजेंगे। 16 तृतीय श्रेणी के देश हैं जो कुल 240 लोगों को भेजेंगे। 7 द्वितीय श्रेणी के देश हैं जो कुल 210 लोगों को भेजेंगे और 5 प्रथम श्रेणी के देश हैं जो कुल 250 लोगों को भेजेंगे। ये सभी देश मिलकर कुल 700 लोगों को भेजेंगे और बाकी 300 लोग ग्रैंड जिया साम्राज्य से ही आएंगे, उस नए खोजे गए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इस वजह से सभी देशों ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमारा एजियो ड्रैगन देश कोई अपवाद नहीं है। सभी महान संप्रदायों को ये खबर मिली और उन्होंने अपने अपने संप्रदायों में और अधिक प्रतिभाओं को लेने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। 4 महीने से 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और शीर्ष 15 को 6 महीने बाद ग्रैंड जिया साम्राज्य में जाने के लिए चुना जाएगा। अब आप जानते हैं कि यह प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा एक साथ क्यों आयोजित की गई थी। ये सब कहने के बाद ग्रैंड मास्टर वांग ये जियाओ को देखकर मुस्कुराए। ये जियाओ को भी एहसास हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की गई थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और फिर किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने के बाद जो चमक उठी, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। ग्रैंड मास्टर वांग इस दौरान ये जियाओ के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। जब उसने अपनी आंखों की रोशनी पहले और फिर कम होते देखी तो उसे समझ आया कि ये जियाओ के दिमाग में क्या चल रहा था। ग्रैंड मास्टर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं? ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और चिंतित चेहरे के साथ उत्तर दिया, बेशक मैं प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार का शिष्य नहीं हूं। मेरे लिए उन 15 स्थानों से जगह लेना असंभव है। ठीक है। ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि गुप्त क्षेत्र मार्शल किंग दायरे से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकता है। इसका मतलब है कि मार्शल किंग दायरे में प्रवेश हो सकता है। क्या आपको लगता है कि क्यूई कंडेंसेशन दायरे में आपकी दयनीय खेती के साथ आपके पास उन 15 स्थानों में जगह लेने का मौका है? यहां तक कि उस लड़के लिनहाओ के लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 94 आश्चर्य। जब ये जियाओ ने ग्रैंड मास्टर वांग को सुना तो उन्होंने अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा,
क्या 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा होने में अभी भी 4 महीने नहीं बचे हैं? कौन जानता है कि क्या मैं मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट भी बन सकता हूं 4 महीने की इस अवधि में? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आप केवल 4 महीनों में मार्शल किंग रियलम विशेषज्ञ बन सकते हैं? ग्रैंड मास्टर वांग हंसे। बेशक मैं कर सकता हूं मास्टर, मैं आपको बता दूं, मैंने 2 महीने से भी कम समय में 0 से QE संक्षेपण क्षेत्र के 7वें चरण तक खेती की है। तो कौन कह सकता है कि मैं एक मार्शल किंग नहीं बन सकता 4 महीने में रियलम मार्शल आर्टिस्ट? ये जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। क्या आप कह रहे हैं कि आपने 2 महीने से भी कम समय में QE संक्षेपण क्षेत्र के 7वें चरण की खेती की है? ग्रैंड मास्टर वांग ने आश्चर्य से कहा। ऐसी बात सुनकर भला कौन चौंक नहीं सकता? हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये जियाओ ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया। ये कैसे हो सकता है? अगर यह सच है तो 2 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? क्या इसका मतलब यह है कि आपने 2 महीने पहले ही मार्शल तरीके से कदम रखा था? 2 महीने से पहले आपने कभी खेती नहीं की थी? ग्रैंड मास्टर वांग ने एक साथ कई सवाल पूछना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि वह इस समय कितना सदमे में महसूस कर रहे थे। ये जियाओ केवल मुस्कुराया और फिर उसने ग्रैंड मास्टर वांग को अपने अतीत के बारे में बताने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने से पहले कभी खेती नहीं की है। मैंने 9 साल की उम्र में सिल्वर मून संप्रदाय नामक तीसरी श्रेणी के संप्रदाय में खेती करना शुरू कर दिया था। मैंने 7 साल तक खेती की है लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अचानक लगभग 2 महीने पहले मुझे संप्रदाय के एक साथी अनुयायी ने फंसाया और अपंग बना दिया, फिर मुझे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया। संप्रदाय से निकाले जाने के बाद मैं लक्ष्यहीन होकर ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में घूम रहा था, तभी अचानक मेरी भाग्यशाली मुठभेड़ हुई और मुझे एक खजाना मिला। इससे मुझे अपने डेंटियन की मरम्मत करने में मदद मिली और मैंने एक बार फिर सफलतापूर्वक मार्शल मार्ग पर कदम रखा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत तेजी से अभ्यास करना शुरू कर दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही QE संक्षेपण क्षेत्र के 7वें चरण में एक मार्शल कलाकार हूं और यह सब केवल 2 महीने से भी कम समय में होता है। ये जियाओ ने ग्रैंड मास्टर वांग को अपनी कहानी बताई। निस्संदेह उन्होंने पूरा सच नहीं कहा। उन्होंने स्वर्गीय मोती के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह एक खजाना था और खजाना कुछ भी हो सकता है। शायद उच्च श्रेणी की एक औषधीय जड़ी बूटी जो किसी को अपने डेंटियन की मरम्मत में मदद कर सकती है। ये कुछ भी हो सकता है। ये जियाओ की कहानी सुनने की प्रक्रिया के दौरान ग्रैंड मास्टर वांग को पहले गुस्सा आया, फिर दुख हुआ और फिर उन्हें आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ ने ये सब अनुभव किया है। निस्संदेह जब उसने ये जियाओ को उस खजाने के बारे में बताते हुए सुना जो किसी के डेंटियान की मरम्मत कर सकता है, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने एजियो ड्रैगन किंगडम में किसी से भी अधिक दुनिया देखी थी। वह स्वयं भी कीमिया विद्या के ग्रैंड मास्टर थे। वह जानता था कि बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां हैं जो किसी को भी अपने डेंटियन को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। बेशक ये सभी चीजें बहुत ऊंचे दर्जे की हैं। उनके सोचने का तरीका ये था कि शायद ये जियाओ को 5वीं या 6ठी कक्षा की कोई औषधीय जड़ी बूटी मिल गई जिससे उन्हें उनकी समस्या में मदद मिली और यहाँ तक कि कुछ हद तक उनकी प्रतिभा में भी वृद्धि हुई। नहीं, ये बहुत भयानक डिग्री होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर वांग ने कुछ देर तक ये जियाओ को देखा और कहा, यदि आपने वास्तव में 2 महीने से कम समय में 0 से QE संक्षेपण क्षेत्र के 7वें चरण तक खेती की है, तो शायद आपके पास 7वें चरण या 8वें चरण तक बढ़ने का मौका है। 4 महीनों में ओरिजिन कोर रियलम, लेकिन अगर आप मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार ये लगभग असंभव होगा। ये जियाओ ने इस बार कुछ भी टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह कुछ भी कहना नहीं चाहता था। वह अच्छी तरह से समझते थे कि ग्रैंड मास्टर वांग क्या सोच रहे हैं और कोई भी ग्रैंड मास्टर वांग की तरह ही सोचेगा। आखिरकार वे नहीं जानते थे कि स्वर्गीय मोती जैसा कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है। उसकी चेतना के समुद्र के अंदर हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन जैसा एक ड्रैगन भी है जिसने उसे निगलने की क्षमता दी है। वह किसी भी चीज को खा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास खाने के लिए आवश्यक ताकत होनी चाहिए।
यदि वह जादुई जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और फिर उसे खा जाता है, तो उसके लिए 4 महीने में मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट बनना कैसे संभव नहीं होगा। हाँ, ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यह असंभव नहीं है। ग्रैंड मास्टर वांग ने फिर कहा, ये जियो मार्शल किंग दायरे की बात छोड़ दें, अगर आप इन 4 महीनों में मूल कोर दायरे के 9वें चरण तक खेती कर सकते हैं, तो मैं वादा करता हूं, मैं राजा और संप्रदाय के नेताओं से बात करूंगा। 5 महान संप्रदाय आपको उन 15 स्थानों में से एक स्थान देंगे। फिर आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अन्य 14 शिष्यों के साथ ग्रैंड जिया साम्राज्य में जा सकते हैं। वास्तव में ये जियाओ को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह ये भी समझ गया कि यह वास्तव में संभव था। आखिरकार उसका गुरु एजियो ड्रैगन महाद्वीप में कीमिया का एकमात्र ग्रैंड मास्टर है। राजा और 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय के नेता अपने गुरु को कैसे सम्मान नहीं दे सकते। उसे तुरंत बहुत खुशी महसूस हुई। उसने कल अचानक क्लाउड स्मोक 1 में प्रवेश करने की योजना बनाई। हाँ, लेकिन याद रखें कि मेरी स्थिति क्या है। आपको मूल क्षेत्र के 9वें चरण तक साधना करनी होगी। ग्रैंड मास्टर वांग मुस्कुराए और सिर हिलाया। चिंता मत करो मालिक, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये जियाओ ने उत्साह में सिर हिलाया। फिर वह जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वह मुड़ा और बोला, मास्टर, प्रतियोगिता के दूसरे दौर से पहले मैंने बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने की कोशिश की। क्या आप देखना चाहते हैं? सचमुच? बढ़िया, इसे मुझे दिखाओ। ग्रैंड मास्टर वांग भी जल्दी से खड़े हुए और ये जियो के सामने अपना हाथ बढ़ाया। ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और हवा से उसके हाथ में एक गोली की बोतल दिखाई दी। फिर उसने उस गोली की बोतल ग्रैंड मास्टर वांग के हाथ पर रख दी। ग्रैंड मास्टर वांग ने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, हवा में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल गई। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने गोली की बोतल से एक गोली निकाली और कुछ देर देखने के बाद फिर बोला, 90% शुद्धता। हे भगवान, आपने पहली बार एक गोली परिष्कृत की है और यह 90% शुद्धता के साथ भी है। कैसी है? ये संभव है। ये जियो को भी इस पल पर आश्चर्य हुआ। पहले जब उन्होंने ये बॉडी टेम्परिंग गोलियां बनाई तो उन्होंने यह नहीं देखा कि इनमें कितनी शुद्धता है। चूंकि अगले दिन प्रतियोगिता का दूसरा दौर था, उसने जल्दी बॉडी टेम्परिंग पिल्स के कुल 17 सेट परिष्कृत किए। प्रत्येक सेट में उन्होंने 4 गोलियों को परिष्कृत किया, इसलिए बॉडी टेम्परिंग पिल्स के औषधीय अवयवों के सभी 17 सेटों को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने कुल 68 गोलियों को परिष्कृत किया। इसके बाद वह तुरंत उन गोलियों की जांच किए बिना ही आराम करने चले गए, क्योंकि उन बॉडी टेम्परिंग गोलियों को रिफाइन करने के बाद उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। अब जब ग्रैंडमास्टर वांग ने कहा कि इन बॉडी टेम्परिंग पिल्स को 90% शुद्धता के साथ परिष्कृत किया गया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। लेकिन उनका आश्चर्य और ग्रैंडमास्टर वांग का आश्चर्य दोनों अलग थे। ग्रैंडमास्टर वांग ने कभी ऐसी गोली नहीं देखी जो 90% शुद्धता से परिष्कृत हो। यहां तक कि वह कीमिया के ग्रैंड मास्टर ने कभी भी 90% शुद्धता वाली किसी भी गोली को परिष्कृत नहीं किया। 90% शुद्धता तो दूर, उन्होंने कभी 80% शुद्धता वाली गोली भी रिफाइन नहीं की। कीमिया की दुनिया में उन्होंने उच्चतम शुद्धता वाली एक गोली देखी, वह 80% शुद्धता वाली ट्रू एलिमेंटल गोली थी, जिसे उनके एक पुराने मित्र ने परिष्कृत किया था। लेकिन जिस तरह से ये जियाओ को महसूस हुआ वह ग्रैंड मास्टर वांग से बहुत अलग था। जैसे जैसे प्राचीन पिल भगवान की यादें उसके साथ विलीन होती गईं, उसकी भूख भी काफी बड़ी होती गई। उन स्मृतियों से वह जानता था कि प्राचीन गोली भगवान किसी भी गोली को 100% शुद्धता के साथ परिष्कृत कर सकते हैं। वह गोलियों को परिष्कृत करने की बिल्कुल वही विधि जानता था, लेकिन उसने बॉडी टेम्परिंग गोली को केवल 90% शुद्धता के साथ परिष्कृत क्यों किया? उन्हें लगा कि कीमिया में उनकी प्रतिभा बहुत खराब है। अपने जन्म के क्षण से लेकर स्वर्गीय मोती से मुलाकात तक उसने कभी कोई गोली नहीं देखी, इसलिए उसे गोलियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जब वह सीधे प्राचीन गोली भगवान की यादों में विलीन हो गया, तो उसने सोचा कि गोली को परिष्कृत करना उसके लिए आसान होना चाहिए। अब उसने सोचा कि उसकी प्रतिभा कीमिया के लिए बहुत कमजोर थी।
मैं गोलियों को परिष्कृत करने में प्राचीन पिल भगवान के स्तर तक पहुंचने तक खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अध्याय 95 मजबूत बनने का मार्ग। ग्रैंड मास्टर वांग और ये जियाओ दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में सदमा देखा जा सकता था। आपने सचमुच इस बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत किया है? अंत में ग्रैंडमास्टर वांग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बेशक यह मैं ही था जिसने इस गोली को परिष्कृत किया। केवल ये गोली ही नहीं, देखिए 67 अन्य बॉडी टेम्परिंग गोलियां भी हैं और वे सभी मेरे द्वारा परिष्कृत की गईं। ये जियाओ ने कहा और अपना हाथ लहराया। अचानक हवा से कई गोलियों की बोतलें वहां प्रकट हुईं। ग्रैंडमास्टर वांग ने जल्दी से प्रत्येक गोली की बोतलों में से एक एक गोली देखना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने इन बॉडी टेम्परिंग पिल्स को कैसे परिष्कृत किया है। इन सभी में 90% शुद्धता है। मास्टर, क्या ये बहुत कम है? क्या मेरे पास कीमिया में कोई प्रतिभा नहीं है? ये जियाओ ने निराश चेहरे से पूछा। कोई प्रतिभा नहीं। जब ग्रैंडमास्टर वांग ने ये सुना तो उनका मन किया कि ये जियो को पीट पीट कर ढेर कर दें। यदि आपके पास कीमिया में कोई प्रतिभा नहीं है तो मेरे बारे में क्या? अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अन्य कीमियागरों के बारे में क्या? संपूर्ण एजियोर स्काई महाद्वीप के अन्य कीमियागरों के बारे में क्या? ये जियो को सुनने के बाद ग्रैंडमास्टर वांग अवाक रह गए। लेकिन वह ये जियाओ को खुद पर गर्व महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो। तुम्हारे पास कीमिया में प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और खुद को सुधारना होगा। क्या तुम समझे? समझ गया मालिक, ये जियो ने सम्मानपूर्वक कहा। मास्टर, मैं अब ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। मैं 4 महीने बाद यहां वापस आऊंगा। ये जियाओ ने कहा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन से निकलकर सीधे क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। ग्रैंडमास्टर वांग ने केवल उन्हें जाते हुए देखा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह खुद को शांत करने के बारे में सोच रहा था। वह अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके शिष्य के पास कीमिया विद्या में इतनी भयानक प्रतिभा है। हा 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 हा। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुआ तो पागलों की तरह हंसने लगा। मिंग ले, बस तुम इंतजार करो। मैं नहीं तो मेरा शिष्य तुमसे मेरा बदला लेगा। बस तुम मेरे साथ जो किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए इंतजार करो। ग्रैंडमास्टर वांग हंसे और हंसे। वह बहुत देर के बाद रुका और फिर आह भरी। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखी और फिर तुरंत गायब हो गई। उन्होंने फिर से अपना कंपोजर वापस पा लिया और अच्छे मूड में चले गए। ये जियाओ सीधे क्लाउड स्मोक 1 की ओर भागा। धूप जलाने में जितना समय लगा, उसके बाद उसकी आंखों के सामने एक जंगल दिखाई देने लगा। वह एक बार फिर क्लाउड स्मोक 1 में प्रवेश कर गया। उसके करतब के नीचे गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी परत बिछी हुई थी, जबकि प्राचीन और अजीब पेड़, जो जीवन से भरी आभा के साथ साथ नमी और क्षयकारी दुर्गंध का उत्सर्जन कर रहे थे, उसे घेरे हुए थे। ये बहुत शांत, घातक था। फिर भी कभी कभार जंगली जानवरों की दहाड़ें, मानो नरक से आ रही हो, पूरे जंगल में गूंज उठती थीं। यदि कोई एक साथ दसियों जादुई जानवरों की दहाड़ें सुनता तो निश्चित रूप से उसकी खोपड़ी में झंझनाहट होती, जिससे कोई भी स्तब्ध होने और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाता। पिछली बार जब वह प्रतियोगिता के पहले दौर के लिए यहां आए थे तो वह माहौल अब से बिल्कुल अलग था। उस समय पूरा जंगल प्रतिभागियों के शोरगुल से भर गया था। ये जियाओ सीधे जंगल में गहरे भाग गया और रास्ते में उसके सामने आने वाले सभी जादुई जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। ये जादुई जानवर बहुत निम्न स्तर के थे और उनसे उसकी कोई मदद नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। लगभग आधे घंटे के बाद आखिरकार वह एक बार फिर कोहरे की घनी परत के सामने आ गया। उसने दौड़ना बंद कर दिया और कोहरे की दीवार की ओर देखा। जब उसने उन 15 स्थानों के बारे में सोचा जो ग्रैंड जिया साम्राज्य द्वारा एजियोर ड्रैगन कंट्री को दिए गए थे, तो वह दांतों तले उंगली दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चाहे कुछ भी हो, उसे एक स्थान हासिल करना होगा और केवल 4 महीनों में मूल कोर क्षेत्र के कम से कम 9वें चरण तक पहुंचकर ही वह उन 15 स्थानों में अपने लिए एक स्थान बचाने का अवसर प्राप्त कर सकता है।
यदि आप औसत दर्जे का होना स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपने जीवन को जोखिम में डालना और लड़ना। मजबूत बनने के लिए लड़ें। मजबूत बनने का रास्ता मेरे सामने है और मेरे हाथ में केवल 4 महीने हैं। मुझे हर हाल में मजबूत बनना है और मजबूत बनने का समय अब शुरू होता है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भाव मजबूत और दृढ़ हो गया। फिर बिना एक बार भी पीछे देखे वह एक कदम आगे बढ़ा और कोहरे की दीवार में गोता लगाने लगा। वह चलता रहा और 10 बार सांस लेने के बाद आखिरकार वह कोहरे की मोटी परत से गुजर गया। उसे यह नहीं पता कि जंगल को 2 भागों में बांटने वाली कोहरे की घनी परत क्यों थी। न केवल उससे बल्कि पूरे एजियो ड्रैगन कंट्री में किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। पिछली पीढ़ी के राजा ने कोहरे की घनी परत के दिखने के पीछे का कारण जानने के लिए सेना की एक टुकड़ी भी भेजी, लेकिन अंतिम परिणाम फिर भी बहुत निराशाजनक रहा। न केवल उसे कोहरे की मोटी परत के बारे में कुछ पता नहीं चला, बल्कि उसने सेना की लगभग आधी टुकड़ी भी खो दी। भले ही वह घने कोहरे की उपस्थिति के बारे में कुछ भी पता लगाने में असफल रहा, लेकिन फिर भी वह ये पता लगाने में कामयाब रहा कि क्लाउड स्मोक 1 के अंदर एक ग्रेड 6 जादुई जानवर है। तब से उसने कभी किसी को कोहरे की मोटी परत के दूसरी ओर भेजने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि एजियो ड्रैगन देश के लोगों को चेतावनी भी नहीं दी। मुख्य कहानी पर वापस आते हैं। ये जियाओ दूसरी बार कोहरे की मोटी परत के दूसरी ओर दिखाई दे रहा था। यहाँ का जंगल घने और घने पत्तों से भरा हुआ था, जो सूर्य की अधिकांश रोशनी को अवरुद्ध कर देता था। सूरज की रोशनी की कुछ किरणों की मदद से वह साधारण चींटियों की लंबी कतारें देख सकता था, जो सीधे एक पेड़ की जड़ की ओर चल रही थीं। पूरे शरीर पर तेज स्पाइक्स वाले कैटरपिलर धीरे धीरे पेड़ों पर घूम रहे थे, सूखे पत्तों के नीचे लुढ़कते हुए किसी व्यक्ति की बाह जितने मोटे केंचुए उनके हल्के लाल शरीर को प्रकट कर रहे थे। ये जियाओ को यहाँ सब कुछ आकर्षक लगा। ऊंचे ऊंचे घने और पुराने पेड़ हर जगह थे। जंगल खतरे से भरा था और अगर कोई जंगल के अंदर जाना चाहता है तो उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जंगल के अंदर अनगिनत जादुई जानवरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि कोहरे की मोटी परत की सीमा के आसपास के जादुई जानवरों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक छोटी जहरीली मकड़ी या एक अगोचर छोटा सांप किसी की भी जान ले सकता है। बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सरसराहट। जैसे ही ये जियाओ सावधानी से चल रहा था, उसके सामने की घास अचानक हिल गई। घास हटाने के बाद ये जियाओ ने अपनी निगाहें अपने सामने केंद्रित की और देखा कि 2 जादुई जानवर आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरी श्रेणी का सूअर जैसा जादुई जानवर था और दूसरा जादुई जानवर वह था जिससे ये जियाओ बेहद परिचित था, दूसरी श्रेणी का एक आयनबैक वानर। दोनों एक जादुई जानवर जैसे बंदर की लाश पर लड़ रहे थे। ये जियाओ ने सूअर जैसे जादुई जानवर को देखा। ये सामान्य जंगली सूअर के आकार का था, लेकिन इसका पूरा शरीर हरा लाल था। उसकी पूंछ का सिरा हरे रंग की चमक के साथ आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। ये जियाओ को तुरंत समझ आ गया कि सूअर बहुत जहरीला था। ये बिच्छू पूंछ वाला सूअर निकला। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। हालांकि ये दोनों केवल दूसरे दर्जे के जादुई जानवर थे और ये जियाओ की खेती बढ़ाने में उतनी मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा फायदा हो सकता है। एक कहावत है कि हर बूंद मायने रखती है और पानी की बूंदों से सागर भर सकता है। इसलिए भले ही वह आयनबैक वानर और स्कॉर्पियन टेल्ड पिग को खाने के बाद केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सके, फिर भी यह मायने रखेगा और उसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद कर सकता है। ये जियाओ ने अपनी स्थानिक अंगूठी से तलवार निकाली और चुपचाप 2 जादुई जानवरों की ओर बढ़ा। ये जियो की ताकत अब पहले से ही ओरिजिन कोर रियलम कल्टीवेटर के एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी और उसके सामने इन 2 जादुई जानवरों के पास केवल क्यूई कंडेंसेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी। बिच्छू पूंछ वाला सूअर और आयनबैक वानर, उन्हें ये भी पता नहीं था कि खतरा चुपचाप आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। ये जियाओ अचानक तेज हो गया और 2 जादुई जानवरों के सामने आ गया और अपनी तलवार को पूरी ताकत से 2 बार घुमाया। उसके बाद कोई बात नहीं था। दोनों जादुई जानवर दोयम दर्जे के थे। उनके पास ये जियाओ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। ये जियाओ ने उनके सिर उनके शरीर से अलग कर दिए और वे दोनों बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े।
अध्याय 96 विशालकाय अजगर। ये जियाओ ने दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों के दो बेजान शरीरों को देखा। लालच से खाना और अधिक समय बर्बाद किए बिना ये जियाओ ने तुरंत अपनी निगलने की क्षमता का उपयोग किया और स्कॉर्पियन टेल्ड पिग और आयरनबैक एप दोनों को खा लिया। कुछ क्षण बाद ये जियाओ ने जादुई जानवरों की दो सूखी हुई लाशों को छोड़कर वहां से छुट्टी ले ली। ये जियाओ जंगल में सावधानी से गहराई में चल रहा था। रास्ते में उसने कई दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों का शिकार किया। यह अफसोस की बात थी कि उसे अभी भी किसी तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। क्या चल रहा है? मैं जंगल में काफी अंदर तक चला गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे तीसरी श्रेणी या उससे ऊपर का कोई जादुई जानवर नहीं दिखा। ये जियाओ समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, इसलिए वह चलता रहा। छप छप। कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक एक निश्चित दिशा से एक भयावह आवाज आई। यह एक जादुई जानवर की दहाड़ थी। ये जियाओ जल्दी से उस दिशा की ओर चल दिया और वनस्पतियों को अलग करने के बाद देखने के लिए ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडे पसीने में बह गया। जंगल में वनस्पतियां बहुत घनी थीं, जिससे दृष्टि और रोशनी की रेखा प्रभावित हो रही थी। हालांकि पेड़ों की घनी धब्बेदार छाया के माध्यम से ये जियाओ एक रेंगने वाले विशाल जानवर को देखने में कामयाब रहा। यह पानी की बाल्टी जितना मोटा विशालकाय अजगर था और इसकी लंबाई भी 40 मीटर थी। वह वास्तव में एक बैल जितने बड़े काले भेड़िए को अपने पेट में निगल रहा था। अजगर का पूरा शरीर हरा था और उसका मुंह खुला हुआ था। काले भेड़िए का सिर हरा अजगर पहले ही निगल चुका था। यदि कुछ भी असाधारण नहीं हुआ तो ये काला भेड़िया इस गहरे हरे रंग के अजगर का भोजन बन जाएगा। ये जियाओ ने अपनी लार निगल ली और उसकी आंखों में झिझक झलकने लगी। वह एक तरफ इस विशालकाय अजगर का शिकार करना चाहता था और दूसरी तरफ उसे इस विशालकाय अजगर के शरीर से निकल रही एक खतरनाक आभा भी महसूस हो रही थी। यह विशाल अजगर बहुत विशाल था और संभवतः ये चरम तृतीय श्रेणी का जादुई जानवर था। यदि वह इस विशाल अजगर को निगल सकता है तो वह निश्चित रूप से कम एक चरण में सफलता हासिल करने में सक्षम होगा, लेकिन सवाल ये था, क्या वह इस विशाल अजगर को मार पाएगा? आखिरकार उसे इस विशालकाय अजगर से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और इसे जाने देने का फैसला किया। यह विशाल अजगर वास्तव में एक विशालकाय था और वह पहले से ही इसकी ठंडी और भयावह आभा को महसूस कर सकता था। ये जियाओ को इसे मारने का भरोसा नहीं था। यदि ऐसा मामला है तो छोड़ देना ही बेहतर है। मेरा जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये जियाओ बड़बड़ाया और जैसे ही वह वहां से खिसकना चाहता था, उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। वह मदद नहीं कर सका और विशाल अजगर को देखने के लिए थोड़ा सा मुड़ा। जब उसकी नजर विशाल अजगर पर पड़ी तो उसने पाया कि विशाल अजगर भी उसे ही देख रहा था। सांप की आंखों का एक जोड़ा उसे बर्फीली निगाहों से देख रहा था। दौड़ना। बिना कुछ सोचे समझे ये जियाओ पलटा और पूरी गति से दौड़ने लगा। हालांकि वह अभी भी एक कदम देर से था। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, एक लंबी हरी पूंछ आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर आती हुई आई। ये जियाओ विशाल अजगर के इस हमले से बचना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसके कंधे पर प्रहार किया। काचा। आह! पूरे जंगल में हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। विशाल अजगर की पूंछ उसके कंधे पर लगने के बाद ये जियाओ उड़ गया। इस हमले से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। धिक्कार है! ये वास्तव में ग्रेड 4 का जादुई जानवर है। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? ये जियाओ ने जोर से शाप दिया। उसने बढ़ते दर्द के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से दौड़ने लगा। लेकिन विशालकाय अजगर अचानक उसके सामने आ गया। इसने अपना मुंह पूरा खोला और फिर ये जियाओ पर झपटा। मल! ये जियाओ जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और विशाल अजगर के बड़े मुंह पर वार किया, लेकिन फिर भी अगले ही पल वह एक अंधेरी जगह में दिखाई दिया। ईऊ! बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये जियाओ को पता था कि उसे विशाल अजगर ने जिंदा निगल लिया है और वह फिलहाल उसके बड़े पेट के अंदर है। छप! उसे किसी चीज की दूसरी आवाज सुनाई दी।
जब उसने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी, लेकिन तभी किसी चीज ने उस प्रकाश को आधे से अधिक ढक दिया और वह तेज गति से नीचे आ रही थी। फक! ये जियाओ जल्दी से उछला और एक तरफ चला गया। वह कुछ जोर से नीचे गिरता है और किसी प्रकार का तरल पदार्थ हर जगह बिखर जाता है। ये जियाओ ने अपने हाथ में बीस्ट फायर जलाया और देखा कि यह वास्तव में उस काले भेड़िए की लाश थी। क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? ये जियाओ ने सोचा और यहां घुटन महसूस हुई। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। मुझे देखने दो, अगर मैं तुम्हें अपनी बीस्ट फायर से अंदर ही अंदर जलाने लगूं तो तुम क्या करोगी? ये जियो चिल्लाया और जैसे ही वह विशाल सांप के पेट के अंदर बीस्ट फायर फैलाने वाला था, उसकी नजर फिर से काले भेड़िए की लाश पर पड़ी। हम्फ! थोड़ी देर रुको। जब मैं इस काले भेड़िए को खा जाऊंगा तो तुम्हारी बारी होगी। ये जियाओ ने सूंघा और काले भेड़िए की लाश की ओर चल दिया। भले ही वह सख्त अभिनय कर रहा था, लेकिन असल में वह डर से भी भरा हुआ था। लालच से खाना। ये जियाओ ने फिर से अपनी भक्षण करने की क्षमता का इस्तेमाल किया और काले भेड़िए को खाना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी और अंत में यह उसके डेंटियन में संग्रहित हो गई। कुछ ही क्षण बाद उसकी तानतियान आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रवाहित होने लगी। उसने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी ऐसी चीज की ओर मोड़ दिया जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। काचा! कुछ देर बाद उसके शरीर के अंदर कुछ टूटने की आवाज गूंजी। क्यूई संघनन क्षेत्र का 8वां चरण। आखिरकार मैं क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 8वें चरण में पहुंच गया। ये जियाओ उत्साह से मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में उठाना चाहा, उसे अपने कंधे में दर्द महसूस हुआ। तभी उन्हें याद आया कि उनका कंधा टूट गया है। ये जियाओ तुरंत स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और एक घास के मैदान में दिखाई दिया। वह भागकर जेड लोट्स के सामने पहुंचा। उसने एक जेड लोट्स निकाला और उसे निगल लिया। फिर वह वहीं बैठ गया और अपने कंधे में जेड लोट्स की औषधीय ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। उसके कंधे का घाव अकल्पनीय गति से ठीक होने लगा। यह पहली बार था जब ये जियाओ ने जेड लोट्स निगल लिया और यह चौथी श्रेणी का जेड लोट्स भी था। उसे तुरंत अपने शरीर में परिवर्तन महसूस हुआ। न केवल बाहरी घाव बल्कि उसकी टूटी हुई हड्डी भी दोबारा जुड़ने लगी। कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की स्थिति अपने चरम पर वापस आ गई है। अरे! मैं उस समय स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर सकता था जब यह विशालकाय अजगर मुझे निगलने वाला था। मैंने उस समय इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये जियाओ को तुरंत गुस्सा आ गया और यह खुद पर भी था। ये देखकर कि वह अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया था, ये जियाओ वहां से चला गया और अगले ही पल वह फिर से विशाल अजगर के पेट में दिखाई दिया। ये जियाओ अपने दोनों हाथ उसके सामने लाए और बीस्ट फायर जलाया। फिर उसने तुरंत विशाल अजगर के शरीर के अंदर बीस्ट फायर फैलाना शुरू कर दिया। भले ही विशाल अजगर का पूरा शरीर गीला था और कोई चिपचिपा पदार्थ उसके सभी अंगों को ढक रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने अंगों को बीस्ट फायर से जलने से बचाने में असमर्थ था। गर्जन! विशाल अजगर ने जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया और वह जमीन पर इधर उधर छटपटाने लगा जैसे कि वह राहत महसूस करना चाहता हो, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो जलन महसूस हो रही थी वह और भी तेज हो गई। गर्जन! गर्जन! वह जोर से दहाड़ने लगा और अपने आंतरिक अंग के जलने के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा के कारण जमीन पर छटपटाने लगा। कुछ देर बाद उसने दर्द से चिल्लाना बंद कर दिया और आखिरी सांस ले ली। विशाल सांप के पेट के अंदर ये जियो को भी इस समय राहत महसूस हुई। मरने से पहले विशाल अजगर के संघर्ष के कारण ये जियाओ को भी विशाल अजगर के पेट के अंदर लगातार इधर उधर उड़ते हुए भेजा गया था। अब जब यह अंततः रुक गया, ये जियाओ भी खड़ा होने में कामयाब रहा। जब ये जियाओ ने खुद को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उल्टी करना चाहता था। उसका पूरा शरीर अब चिपचिपे पदार्थ से भर गया था और उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। विशालकाय अजगर के अंदर अभी भी जानवर की आग जल रही थी। ये जियाओ ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि विशाल अजगर के अंदर का पूरा हिस्सा अब जलकर काला हो गया था। ये देखकर ये जियो ने जानवर की आग को याद किया और फिर अपनी तलवार से विशाल अजगर का पेट खोल दिया और अंत में बाहर आ गया। अध्याय 97 हत्या करना।
ये जियाओ के विभाजन ने विशाल अजगर का पेट अंदर से खोल दिया और अंततः बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि 40 मीटर लंबा विशालकाय अजगर जमीन पर ऐसे लेटा हुआ है जैसे वह आराम से सो रहा हो। यदि इसके संघर्ष के निशान और ये जियाओ के पेट के फटने के बाद इसके शरीर से निकला ढेर सारा खून न निकला हो तो लोग सोचेंगे कि यह बस यही सो रहा था। लालच से खाना। ये जियाओ ने फिर से खाना शुरू कर दिया। तुरंत भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके शरीर के अंदर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये जियो ने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का प्रसार भी शुरू किया। जब उन्होंने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू किया तो उन्हें तुरंत अपने शरीर के अंदर से एक बहुत ही आरामदायक एहसास महसूस हुआ। कुछ ही समय बाद वह क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 8वें चरण के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन वह यही नहीं रुके और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का प्रसार जारी रखा और अगले चरण की ओर अपना कदम बढ़ाया। बूम! क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का 9वां चरण। उसके शरीर के अंदर से एक विस्फोटक ध्वनि निकली और अगले ही पल वह टूट गया और क्यूई कंडेंसेशन दायरे के 9वें चरण का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। ये जियाओ निगलता रहा और आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। उन्होंने बिना रुके 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का प्रसार भी जारी रखा। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का शिखर। यह अफसोस की बात है कि पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, अन्यथा मैं पहले ही मूल कोर क्षेत्र में कदम रख चुका होता। ये जियाओ ने मुंह में हवा भरी और दया भरी आह भरी। यदि किसी ने उन्हें आसानी से एक मंच पार करने और पीक क्यूई कंडेंसेशन रियलम मार्शल कलाकार बनने के बाद दया से आह भरते देखा होता, जो ओरिजिन कोर रियलम में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था, तो कौन जानता है कि उन्होंने क्या किया होता। ये जियाओ खड़े हुए और देखा कि सूरज की चमक पूर्व दिशा से पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के बीच से नीचे आ रही थी। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। वह ये भी समझ गया कि उसने पूरी रात विशालकाय अजगर को खाकर खुद को सुधारने में बिता दी। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अब तक अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अभी कुछ 100 सांसों का ही समय बीता हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खेती करने में इतना समय लग सकता है। उसने देखा कि जंगल में सुबह का कोहरा छाया हुआ था और आसपास का केवल 3 और 4 मीटर का क्षेत्र ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। न केवल दृश्यता बहुत कम थी, बल्कि हर जगह पौधे और झाड़ियां भी थीं, जिससे 3 या 4 मीटर की दूरी पर भी दिखाई देना बंद हो गया था। ऐसे गंदे माहौल में अपनी यात्रा को तेज करना बहुत मुश्किल काम था और यह बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता था। कोई भी बहुत आसानी से किसी जादुई जानवर के हमले में आ सकता है। एक जादुई जानवर का स्तर जितना ऊंचा होता है, वह मेरे लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी ग्रेड 4 के जादुई जानवर का शिकार नहीं कर सका। आखिरकार यह एक मार्शल किंग रियलम कल्टीवेटर के बराबर है। ये सौभाग्य की बात है कि वह विशालकाय अजगर ने मुझे जिंदा निगल लिया, वरना मुझे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिलता और मैं बहुत बुरी मौत मरता। पिछली दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण ये जियाओ को अभी भी गहरा डर महसूस हो रहा था। यहाँ अब और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की तलाश जारी रखनी चाहिए। ये जियाओ जंगल में गहराई तक जाना जारी रखता है। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे लगा कि सामने कुछ है। ये जियाओ ने सावधानीपूर्वक झाड़ियों का एक गुच्छा अलग किया। उसने एक छिपकली देखी जो गहरे हरे रंग की थी, सिर से पैर तक कांटों से ढकी हुई थी और उसका शरीर 5 मीटर से अधिक लंबा था। ये वास्तव में एक तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर जमीनी नुकीली छिपकली है। ये जियाओ ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और फिर उसकी आंखें चमक उठी। आखिरकार उसकी मुलाकात एक तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर से हुई। ग्राउंड स्पाइक्ड लिजर्ड को नहीं पता था कि कोई इंसान उसकी जासूसी कर रहा है। वह बस ये जियो की पास की झाड़ी की ओर चला गया क्योंकि वहां पेड़ों की पत्तियों के बीच की जगह से गोलाकार धूप आ रही थी। शायद वह धूप में नहाना चाहता था। ये जियाओ ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में आत्मा की ऊर्जा को संघनित करना शुरू कर दिया। पवित्र उंगली कला। जैसे ही ग्राउंड स्पाइक छिपकली उसके पास से गुजरी, वह तुरंत झाड़ियों से छिपकली के सिर की ओर झपटा और उसकी उंगली आसानी से छिपकली के सिर में घुस गई। लेकिन ग्राउंड स्पाइक छिपकली अभी भी मरी नहीं थी।
इसने ये जियाओ पर अपनी पूंछ से हमला किया। ये जियाओ ने जल्दी से बाईं ओर छलांग लगाए और ग्राउंड स्पाइक्ड छिपकली के घातक हमले से बचने में कामयाब रही। श्वा! ये जियाओ ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से ग्राउंड स्पाइक्ड छिपकली के घाव पर वार किया। गर्जन! ग्राउंड स्पाइक्ड छिपकली दर्द से जोर से दहाड़ने लगी। वह पीछे मुड़कर हमला करना चाहता था, लेकिन ये जियाओ ने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया और अपनी तलवार ग्राउंड स्पाइक्ड छिपकली के सिर के उसी घाव में छेद दी। ग्राउंड स्पाइक्ड लिज़र्ड संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन अब उसमें संघर्ष करने की ताकत नहीं थी। कुछ ही समय बाद ये वैसे ही मर गया। लालच से खाना! ये जियो ने ग्राउंड स्पाइक्ड छिपकली को निगलने के लिए फिर से अपनी भक्षण क्षमता का उपयोग किया ताकि वह ओरिजिन कोर दायरे में सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन इस बार सफलता न मिलने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसा लगता है एक क्षेत्र से दूसरे साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और वहां से चला गया। वह फिर चलने लगा। छींटाकशी, छींटाकशी। वह ज्यादा देर तक चला नहीं कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वहां क्या चल रहा है? ये जियाओ के कदम रुक गए। उसने अपने कान खड़े किए और उस दिशा की ओर देखा जहां से वह अजीब आवाज आई थी। छींटाकशी, छींटाकशी। पहले की ही तरह फिर कुछ और अनोखी आवाजें उसके कानों तक पहुंची। आवाज कर्कश, स्पष्ट और भयावह थी। ये जियाओ ने भी कुछ सोचा और वह तुरंत और भी सतर्क हो गया, क्योंकि यह आवाज मांस को छेदने वाले एक तेज ब्लेड की आवाज थी। क्या कोई वहां लड़ रहा है? हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। कोई लड़ाई की आवाज नहीं थी और यह जंगल में बहुत गहरा है। यहां कौन हो सकता है? ये जियाओ को हैरानी महसूस हुई। वह बिना कोई आवाज किए उस दिशा में चल पड़ा। तभी सामने का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने मैदान में धधकती हुई कैंप फायर थी और कैंप फायर के चारों ओर जमीन पर 4 शव बिखरे हुए थे। ये 3 पुरुषों और एक महिला के शव थे और ऐसा लग रहा था कि ये ओरिजिन कोर रियलम मार्शल आर्टिस्ट थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उनकी मौत यहाँ कैसे हुई? उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि सभी की आंखें खुली हुई थीं और आंखों में अब भी खौफ था। इसका मतलब है कि वे अपनी मृत्यु से पहले बहुत भयभीत थे। उनके गले काटे गए थे और उनके घावों से खून अभी भी बह रहा था। उनकी मौत बेहद दुखद तरीके से हुई थी। आखिर यह किसने किया? क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? ये जियाओ धीरे से बुदबुदाया। वह उनके पास गया और उनकी आंखें बंद कर दी। फिर उसने उनके शरीरों को पशु की आग से जला दिया। दयनीय पीड़ितों के साथ साथ हत्या के दृश्यों के संकेतों से यह स्पष्ट था कि वे अपनी मृत्यु के दौरान बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लगा मानो हमला आश्चर्यजनक रूप से हुआ और उनकी गर्दनें काट दी। वे जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाए थे और फिर भी हत्यारे ने उनका गला काट दिया था। ये कितना दुखद था। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? अप्रत्याशित रूप से ये जियाओ के कानों में अचानक एक मजाकिया आवाज गूंजी। वह घबरा गया। जैसे ही आवाज उसके कानों के पास पड़ी, उसे अपने गले में हल्की ठंडक महसूस हुई। वश! ये जियाओ अचानक दुनिया से गायब हो गया। और इसी समय एक खंजर चमका, परंतु कुछ भी नहीं लगा। वह कहाँ है? वह अचानक गायब हो गया। वह एक क्षण पहले यहां था और अब वह चला गया है। वह मेरे सामने ही गायब हो गया। एक भयानक आवाज गूंजी और काले रंग में एक आकृति दिखाई दी जहां ये जियाओ एक क्षण पहले खड़ा था। ये वही व्यक्ति था जिसने ये जियाओ पर घात लगाकर हमला किया था। परंतु इस समय वह आश्चर्यचकित रह गया। उसका शिकार उसके सामने ही गायब हो गया। वह छोटा और दुबला पतला आदमी था। उसके चेहरे पर एक चकित और स्तब्ध अभिव्यक्ति थी और वह इधर उधर घूर रहा था, उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो शायद अदृश्य हो गया था। क्या चल रहा है? क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूं या क्या? वह नाटा और दुबला पतला आदमी धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई हवा में भी गायब हो सकता है। अध्याय 98 सुधार ड्रैगन के पंजे। जिस क्षण ये जियाओ को लगा कि खतरा उसकी ओर आ रहा है और कोई चीज उसकी गर्दन को छूने वाली थी, वह तुरंत स्वर्गीय मोती की दुनिया में प्रवेश कर गया।
इस तरह वह किसी अज्ञात दुश्मन के घातक हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। वह जानता था कि वह कौन था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था, लेकिन वह जानता था कि वह व्यक्ति वही था जिसने अन्य 4 ओरिजिन कोरियलम मार्शल कलाकारों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये जियाओ को पता था कि चूंकि वह व्यक्ति 4 ओरिजिन कोरियलम मार्शल कलाकारों की इतनी आसानी से हत्या कर सकता है, इसका मतलब है कि वह खुद कम से कम पीक ओरिजिन कोरियलम मार्शल आर्टिस्ट था। उस व्यक्ति के मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट होने की भी संभावना है। या तो शर्त सच थी, ये जियाओ उस व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। ये जियाओ ने सोचा कि वह अभी 9 स्टोरी पैगोडा में खेती करेगा। वह तुरंत 9 स्टोरी पैगोडा के सामने पहुंचे। कुछ समय बाद ये जियो 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर बैठे थे और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित कर रहे थे। वह अभी भी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की पूरी तरह से खेती करने से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस खेती तकनीक की पहली परत के शिखर तक खेती करने का फैसला किया। बाहर वह छोटा और पतला आदमी अपने चारों ओर ये जियो को ध्यान से खोज रहा था। उसने बहुत लंबे समय तक खोज की, लेकिन फिर भी ये जियाओ को ढूंढने में असफल रहा। अरे कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे छुप सकते हो? अभी बाहर आओ। अगर तुम मुझे अपनी वह गुप्त तकनीक या खजाना दे दो जिससे तुम अदृश्य हो गए हो और मेरी सेवा करने की कसम खाओ, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। वह छोटा और दुबला पतला आदमी चिल्लाया। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बहुत देर तक खोजने के बाद भी वह ये जियाओ को ढूंढने में असफल रहा। जब ये जियाओ पहली बार उसके सामने अचानक गायब हो गया तो वह चौंक गया, और जब उसने खुद को शांत किया तो उसने हर जगह ये जियाओ की तलाश शुरू कर दी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये जियाओ गायब होने के बाद पहले ही जा चुका था। उसने सोचा कि ये जियाओ के पास निश्चित रूप से कोई गुप्त तकनीक या खजाना है जो किसी व्यक्ति को अदृश्य बना सकता है। तो उनके अनुसार ये जियाओ अभी भी यहीं था और वह अभी भी अदृश्य था। छोटे और पतले व्यक्ति का मानना था कि ये जियाओ इस जगह को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये जियो थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत करेगा तो वह ये जियो को खोज सकता है। जब उसने एक खजाने और गुप्त तकनीक के बारे में सोचा जो उसे अदृश्य बना सकती है तो उसकी आंखें लालच से लाल हो गईं। अगर उसके पास ऐसी तकनीक या खजाना होता तो वह कितना अद्भुत होता। छोटे लड़के, मैं तुम्हें अभी बाहर आने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम बाहर नहीं आए और मैंने तुम्हें खुद ही खोज लिया तो उस समय भले ही तुम मुझे अपनी गुप्त तकनीक या खजाना दे दो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब उस छोटे और दुबले पतले आदमी ने देखा कि काफी देर तक ये जियाओ को बुलाने के बाद भी आसपास से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और गुस्से में चिल्लाया। बूम! उसने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा। वहां एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और हर तरफ धूल उड़ने लगी। उस छोटे और दुबले पतले आदमी ने किसी भी संदिग्ध आवाज को सुनने की कोशिश में अपने कान खड़े कर लिए ताकि वह ये जियाओ को ढूंढ सके, लेकिन उससे फिर निराशा हुई। जब धूल शांत हुई तो उस स्थान पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जहां कुछ देर पहले छोटे और पतले आदमी ने मुक्का मारा था। इससे ये देखा जा सकता है कि ये जियाओ इस बारे में सही थे कि छोटा और पतला आदमी एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट था। छोटे लड़के, मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी बहुत जिद्दी हूं। अब मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। मुझे देखने दो कि तुम कितनी देर तक रुक सकते हो और बाहर नहीं आ सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास बने रहने के लिए अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा है अदृश्य। ये देखकर कि ये जियाओ बाहर नहीं आ रहा है, वह छोटा और पतला आदमी फिर से चिल्लाया और एक खुरदरे पत्थर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि ये जियाओ अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग कर लेगा। उस समय ये जियो निश्चित रूप से प्रकट होगा और फिर वह ये जियो को पकड़ सकता है और उससे गुप्त तकनीक का खजाना ले सकता है। उसके बाद वह ये जियाओ को 100 टुकड़ों में काट देगा और उसे जादुई जानवरों को खिला देगा। अब लगभग 3 दिन हो गए हैं जब ये जियाओ ने 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर खेती शुरू की थी। 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर थे। ये जियाओ लगभग 3 दिनों तक खेती कर रहा था, यानी कि एक दिन बाहर लगभग खत्म हो गया था।
वह छोटा और पतला आदमी पूरे दिन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इंतजार करना जारी रखा। ये जियाओ को समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। वह गहन साधना में लग गए, जहां वह किसी भी अन्य विचार या बाहरी अशांति से मुक्त थे। 9 स्टोरी पगोडा के अंदर खेती करने का भी लाभ था। यहाँ कोई भी सब कुछ भूल सकता है और आसानी से गहरी साधना में डूब सकता है। इस तरह से उन्हें खेती के बारे में ज्ञान भी हो सकता है और वे यहाँ खेती करके बड़ा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि वह अपनी चेतना के समुद्र के अंदर द 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का विकास कर रहा था, इसलिए द हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन भी बदल रहा था और यह बहुत अधिक मजबूत होता जा रहा था। पहले जब द हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन पहली बार बना था, तब उसके सिर पर कोई सींग नहीं था, लेकिन अब उसके सिर पर छोटे ड्रैगन सींग का एक जोड़ा उग रहा था। पहले ये केवल लगभग 10 मीटर लंबा था, लेकिन अब ये लगभग 2 गुना 20 मीटर लंबा हो गया है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 दिन हुई, 2 दिन बीत गए, 3 दिन, 4 दिन। अचानक 9 स्टोरी पैगोडा की पूरी पहली मंजिल पर एक पागल हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। जाहिर है ये जियाओ था जो पागलों की तरह हंस रहा था। वह नहीं जानता था कि उसने कितने समय तक साधना की है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि द हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन में पहले की तुलना में अब बहुत बड़ा अंतर है। न केवल हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन अब 100 मीटर लंबा है, बल्कि इसके सींग का जोड़ा भी काफी लंबा हो गया है। अब वह एक परिपक्व अजगर जैसा लग रहा था। ये जियाओ ने इसे देखा और हंसा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन की एक और क्षमता हासिल कर ली है। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल सकता है। ये स्पष्ट रूप से द हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंजे थे। जब उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल जाता है तो उसके हाथ की ताकत और भी मजबूत हो जाती है। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक स्पिरिट तलवार निकाली और उस पर अपने हाथों से हमला करने की कोशिश की, जो अब ड्रैगन के पंजे में बदल गई थी, और उसने देखा कि स्पिरिट तलवार पर स्पष्ट खरोंचें थीं। ये जियाओ ये देखकर हैरान रह गया। ये जियाओ ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर उसने पवित्र फिंगर आर्ट को अंजाम दिया, जबकि उसके हाथ में अभी भी ड्रैगन के पंजे थे। उसने अपनी उंगली से आत्मा तलवार को छेदने की कोशिश की, जो कि एक ड्रैगन की उंगली थी, और वह ये देखकर हैरान रह गया कि वह आत्मा तलवार को लगभग भेदने में सक्षम था। तलवार की वह सतह जहां ड्रैगन की उंगली ने छेदने की कोशिश की थी, अब थोड़ी धसी हुई थी। ये जानना आवश्यक था कि तलवार वास्तव में 2 हाई ग्रेड स्पिरिट रैंक तलवारों में से एक थी, जो उसे पीक मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ म्यू चेन की कब्र से मिली थी। पूरे एजियो ड्रैगन साम्राज्य में केवल कुछ उच्च ग्रेड स्पिरिट रैंक हथियार थे, और यह 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं और राजा के हाथ में भी थे। यदि कोई स्पिरिट रैंक तलवार की सतह पर एक भी खरोंच निकालना चाहता है, तो उसके पास कम से कम मार्शल किंग दायरे की ताकत होनी चाहिए। इससे ये देखा जा सकता है कि अपने हाथों को ड्रैगन के पंजों में डालने के बाद ये जियाओ एक मार्शल कौशल को अंजाम दे सकता है, जिसमें एक मार्शल किंग क्षेत्र की शक्ति होगी। वाह! अचानक ये जियाओ के हाथ वापस सामान्य हो गए और उसे थकावट महसूस हुई। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसने केवल एक ही हमले को अंजाम दिया और इससे उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही खत्म हो गई। ड्रैगन का पंजा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद ये जियाओ ने फिर से अपने हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। इस बार उन्होंने कोई मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन नहीं किया। लगभग 2000 बार सांस लेने के बाद उसके हाथ वापस सामान्य हो गए और उसे फिर से थकावट महसूस हुई। तो इसका मतलब है कि मैं लंबे समय तक ड्रैगन के पंजे का उपयोग नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, मुझे और मजबूत बनना है। अध्याय 99 अप्रत्याशित मृत्यु। ये जियाओ को नहीं पता था कि वह 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर कितने समय से खेती कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कम समय की अवधि नहीं है। लेकिन फिर भले ही वह 1 महीना अंदर बिताए, लेकिन बाहर केवल 10 दिन ही रहेंगे। इस वजह से उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने ये भी सोचा कि शायद वह घात लगाने वाला पहले ही जा चुका होगा।
वाह! ये जियाओ फिर से उसी स्थान पर लौट आया जहां वह पहले था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। स्विश! उसने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक रोशनी चमक रही थी और उसके दिल को निशाना बनाते हुए बहुत तेज गति से कोई चीज उसकी ओर उड़ रही थी। ये जियाओ के पास चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत स्पिरिट तलवार निकाली और उसे अपने दिल के सामने रख दिया। बजना! खड़खड़ाहट की आवाज के साथ कोई चीज उसकी तलवार से टकराए। उसके हाथ से तलवार छूट गई। डकार! उसने मुंह से खून की उल्टी की और उड़ गया। जमीन पर उतरने के बाद वह एक सांस तक रेंगता रहा और अंत में खड़ा हो गया। उसने वह देखा। उसके दिल में अभी भी एक डर बना हुआ था। अगर उसने तलवार अपने दिल के सामने न रखी होती तो उस उड़ती चीज से उसका दिल छलनी हो गया होता। ये जियाओ अपनी तलवार के सामने चला, थोड़ा झुका और उसे पकड़ लिया। इसी समय उसे कुछ दूरी पर एक छोटा सा तेज खंजर भी दिखाई दिया। के अचानक ये जियाओ ने किसी की खौफनाक हंसी की आवाज सुनी। ये जियाओ ने अपना सिर उठाया और देखा कि उससे लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक छोटा और पतला आदमी था जो उसे मुस्कुराहट के साथ पीछे देख रहा था, जो कि मुस्कुराहट नहीं थी। छोटे बच्चे, तुमने आखिरकार खुद को दिखा दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अब और नहीं रुक सकते और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है। वह नाटा और दुबला पतला आदमी हंसा और कर्कश आवाज में बोला। ये जियाओ उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस छोटे और पतले आदमी ने जो कहा, उससे ये जियाओ ये पता लगाने में कामयाब रहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले उस पर घात लगाकर हमला किया था और वह अभी भी यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तुमने यहाँ मेरा बहुत समय बर्बाद किया। हाँ, तुमने मुझे पूरे 4 दिनों तक अपने लिए इंतजार कराया। मैं तुम्हें निश्चित रूप से यह महसूस कराऊंगा कि नरक में रहना कैसा होता है। छोटे और दुबले पतले आदमी ने फिर अपनी कर्कश आवाज में कहा। वह आगे कहता है, अब तुम्हारे पास जो भी गुप्त तकनीक या खजाना है जिससे तुम पूरे 4 दिनों तक अदृश्य रहे, वह मुझे दे दो। यदि तुम मुझे स्वेच्छा से वह वस्तु दे दो तो मैं तुम्हें जीवित करने के बारे में सोच सकता हूं। यदि नहीं तो मैं काट दूंगा। तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दो और तुम्हें जादुई जानवरों को खिला दो। ये जियाओ निश्चित रूप से फिर से आश्चर्यचकित था। इस छोटे और पतले आदमी ने उसे जो बताया, उससे ये जियाओ को पता चला कि उसके सामने इस छोटे आदमी ने सोचा था कि ये जियो अदृश्य था और यह किसी प्रकार के खजाने या गुप्त तकनीक के कारण था। ये छोटा और पतला आदमी उस खजाने या गुप्त तकनीक को लेना चाहता था जो किसी को भी अपने लिए अदृश्य बना सकती है। इसीलिए वह कहीं नहीं गया और यही ये जियाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने का इंतजार करने लगा ताकि जब ये जियाओ आए तो वही ये जियाओ को पकड़ सके। मेरे पास कोई गुप्त तकनीक या खजाना नहीं है, ये जियो ने छोटे और पतले आदमी को उत्तर दिया। ये जियाओ इस घात लगाने वाले से लड़ने के लिए तैयार था और उसने सोचा कि अगर वह इस छोटे और पतले आदमी के खिलाफ नहीं जीत सका तो वह तुरंत स्वर्गीय मोती में फिर से प्रवेश करेगा। वह अपनी नई क्षमता द ड्रैगन्स क्लॉ को भी जांचना चाहता था। वह देखना चाहता था कि अगर वह इस छोटे और पतले आदमी पर अपने ड्रैगन के पंजे से हमला करेगा तो उसका मुकाबला कैसे होगा। मेरे साथ बकवास मत करो। यदि तुम्हारे पास खजाना या कोई गुप्त तकनीक नहीं है तो तुम अदृश्य कैसे हो गए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि वह खजाना या गुप्त तकनीक मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे चारों अंत काट दूंगा। तब मैं तुम्हें पंगु बना दूंगा और मुझसे तुम्हें मार डालने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वह छोटा और दुबला पतला आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये जियाओ ने ये स्वीकार नहीं किया कि उसके पास कोई खजाना या अदृश्य होने की कोई गुप्त तकनीक है। वास्तव में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब जा रहा हूं। ये जियाओ ने फुसफुसाया और इस जगह को छोड़ने के इरादे से एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। तुम खिसकना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे लिए इस तरह से चले जाना संभव है? मानो या ना मानो, मैं तुम जैसे छोटे PQE कंडेंसेशन रियलम मार्शल कलाकार को सिर्फ अपनी उंगली से मार सकता हूं। उस छोटे और दुबले पतले आदमी ने रुखाई से कहा। ये सुनकर ये जियाओ अपनी जगह पर रुक गया, पीछे मुड़ा, छोटे और पतले आदमी की ओर देखा और कहा, क्या ऐसा है?
मुझे आपके साथ संकेतों का आदान प्रदान करना अच्छा लगेगा। बच्चे, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। यदि तुमने मुझे वह चीज नहीं दी जो किसी को भी अदृश्य कर सकती है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। उस छोटे और दुबले पतले आदमी ने ऊंची और कर्कश आवाज में कहा। ये जियाओ जोर से हंसा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम क्या कर सकते हो, छोटा बदमाश? वह छोटा और दुबला पतला आदमी गुस्से में चिल्लाया और अचानक एक भयानक आभा फैलने लगी। एक मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ। ये जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह दिल में घबरा रहा था लेकिन सतह पर वह अभी भी शांत बना हुआ था। मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर तुम्हारे शव से वह खजाना या गुप्त तकनीक स्वयं ले लूंगा। छोटा और पतला आदमी जोर से चिल्लाया और फिर उसने अपनी हथेली ये जियाओ की छाती की ओर फेंक दी। छोटा और पतला आदमी अभी भी ये जियाओ से कुछ मीटर की दूरी पर है। जब उसने ये जियाओ पर अपनी हथेली से हमला किया तो वह अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी हथेली से हथेली की एक बड़ी छवि उड़ गई और अत्यधिक गति से ये जियाओ की छाती से टकरा गई। डकार। ये जियाओ को फिर से उड़ान भरने के लिए भेजा गया और उसने एक बार फिर मुंह में खून की उल्टी की। उसे लगा कि उसके अंदरूनी अंग उसके मुंह से बाहर आने वाले हैं। तो यह एक मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। ये जियाओ कांपते हुए उठे और कहा, आपको मार्शल किंग दायरे के पहले चरण में होना चाहिए, ठीक है? आपकी ताकत जो अभी भी स्थिर नहीं हुई है, उसे देखकर लगता है कि आपको मार्शल किंग दायरे में घुस जाना चाहिए था। तो क्या? अगर यह सच भी है तो भी मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूं। मैं अपनी उंगली के एक झटके से तुम्हें मार सकता हूं। छोटा और पतला आदमी हंसा और अहंकारपूर्वक उत्तर दिया, क्या मजाक है? आपने कहा था कि आप मुझे अपनी उंगली के झटके से मार सकते हैं, लेकिन आपकी उस हथेली से मुझ पर हमला करने के बाद भी मैं नहीं मरा। ये जियाओ ने उसका मजाक उड़ाया। हरामी। छोटे और दुबले पतले आदमी ने उसे क्रोध से शाप दिया और वह फिर उस पर झपटा। इस बार उसने अपने हाथ में खंजर पकड़ रखा था। उसका इरादा सीधे खंजर को ये जियाओ के दिल में छेदने का था ताकि वो ये जियाओ को दिखा सके कि उसे गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। ड्रैगन का पंजा। जब वह ये जियाओ से लगभग 2 मीटर की दूरी पर था, ये जियाओ ने अचानक अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल लिया और अपने सबसे मजबूत हमले के साथ छोटे और पतले आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। पवित्र उंगली कला। जब छोटे और पतले आदमी ने ये जियाओ के हाथ को किसी भयानक जानवर के पंजे में तब्दील होते देखा, तो वह उत्सुक हो गया कि ये जियाओ क्या करने की योजना बना रहा है। उन्हें विश्वास नहीं था कि पीक्यूई संघनन क्षेत्र के हमले से उन्हें, एक मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ को नुकसान हो सकता है। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फासला था। लेकिन जब ये जियाओ ने पवित्र फिंगर आर्ट को अंजाम दिया, तो उसे खतरा महसूस हुआ। उसे लगा कि एक बहुत ही खतरनाक आभा उसकी ओर आ रही है। वह रुकना चाहता था और चकमा देकर किनारे जाना चाहता था, लेकिन चकमा देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। डिंग पुटुंग। छोटे और पतले आदमी का खंजर ये जियाओ के दिल में घुसने ही वाला था, लेकिन इस समय ये जियाओ ने अपने ड्रैगन के एक पंजे और अपने दूसरे हाथ की उंगली से छोटे और पतले आदमी के खंजर को रोक दिया, जो पहले से ही ड्रैगन के पंजे में तब्दील हो चुका था, और अब वह एक ड्रैगन की उंगली थी जो सीधे छोटे और पतले आदमी के दिल में घुस गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाक्य कहने के बाद वह छोटा और दुबला पतला आदमी आखिरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उस छोटे और दुबले पतले आदमी की मौत ऐसी मौत हुई जिसे वह खुद असंभव मानता है। अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वह अभी भी यह नहीं समझ सका कि एक छोटे से क्यूई कंडेंसेशन रियलम मार्शल कलाकार ने उसे कैसे मार डाला। अध्याय 100 निर्णायक। छोटे और पतले आदमी की अप्रत्याशित मौत हो गई, लेकिन ये जियाओ खुद भी बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि वह छोटे और पतले आदमी के हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह उस हमले के परिणाम से बचने में असमर्थ था। उसका हाथ अब अपने मूल स्वरूप में आ गया था। उसका वह हाथ जिससे वह खंजर को रोकता था, बुरी तरह खून बह रहा था। उसे भी लगा कि वह भाग्यशाली है। यदि नहीं तो वह इस समय की तुलना में कहीं अधिक घायल होता।
ये जियाओ से आने वाली खतरनाक आभा को महसूस करते हुए छोटे और पतले आदमी का संतुलन पहले से ही गड़बड़ा गया था और इसने उसके हमले को कम प्रभावी बना दिया। फू जब ड्रैगन के पंजे ने उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म कर दी तो ये जियाओ हौंफने लगा। वह जमीन पर बैठ गया और स्वर्गीय मोती से एक जेड लोट्स निकालकर खा लिया। वह अपने आप भी हाथ बढ़ाता है और जल्दी ही अपने चरम पर वापस आ जाता है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी धीरे धीरे पुनः भर गई। ये जियाओ छोटे और पतले आदमी की लाश के पास गया, पैर क्रॉस करके बैठ गया और उस पर अपना हाथ रखा। लालच से खाना। ये जियाओ ने निगलना शुरू कर दिया और उसके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ने लगी। उसके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें इकट्ठा होने लगी। कुछ क्षण बाद उसके डेंटियन के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ने लगी। ये जियाओ ने अपनी सारी क्षमता निचोड़ते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रसारित किया। वर्तमान में उसके डेंटियन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज गति से संकुचित हो रही थी। जब आत्मा ऊर्जा एक निश्चित बिंदु तक संकुचित हो गई तो आत्मा ऊर्जा का एक और उछाल फिर से उसके डेंटियन में प्रवेश कर गया और फिर वह भी संपीड़ित होने लगा। ये प्रक्रिया बार बार होने लगी। आत्मा की ऊर्जा संकुचित होने के बाद यह एक बार फिर से उसके पूरे शरीर में सभी मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होने लगी। ये जियाओ का पूरा शरीर कांप रहा था और ऊर्जा की एक तेज धारा ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। इससे उनका पूरा शरीर सूज गया, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने हाल ही में 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की खेती करते हुए बड़ी प्रगति की। उनका शरीर भी पहले से लगभग 3 गुना अधिक मजबूत हो गया। यदि यह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत में प्रगति करने से पहले होता तो वह ऊर्जा टकराव की इस डिग्री को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता था। सामान्य लोगों के लिए ओरिजिन कोर दायरे में प्रवेश करना उतना मुश्किल नहीं है और मजबूत शरीर की कोई मांग नहीं थी, लेकिन ये जियो अलग था। वह द 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की खेती कर रहा था जो अज्ञात श्रेणी की थी। और हेवनली पल ने भी अपना शरीर पूरी तरह से बदल लिया है। अब जब वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करते हुए ओरिजिन कोर दायरे में सफलता हासिल कर रहा था तो सफलता की आवश्यकता भी अधिक बढ़ गई। ये जियो को इस समय किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपना साहस जुटाया और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने डेंटियन में लगा दी। डेंटियन विभिन्न याम्योत्तरों से जुड़ा हुआ था। इस समय प्रत्येक शिरोबिंदु के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी और डेंटियन की ओर दौड़ रही थी। बहुत तेजी से वे सभी उसके डेंटियन के अंदर टकरा गए। इस समय ये जियाओ, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, विश्वास से परे पवित्र था। उनके अनुसार इतनी मात्रा में ऊर्जा के टकराव से स्पष्ट परिणाम विस्फोट होगा। अप्रत्याशित रूप से इस समय उसके दिल के अंदर स्वर्गीय मोती बहुत तेज गति से घूमने लगा और अचानक स्वर्गीय मोती से एक दूधिया सफेद ऊर्जा की धारा निकली और सीधे उसके डेंटियन के अंदर चली गई, ठीक उसी समय जब ऊर्जा टकराए। इस कारण कोई बड़ी घटना नहीं घटी। उसके डेंटियन के अंदर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से सफेद धुंध में बदल गई और सिकुड़ने लगी। गर्जन। इस समय स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन जोर से दहाड़ा और उसके मुंह से ऊर्जा की एक धारा भी निकली और सीधे उसके डेंटियन में चली गई, जो सिकुड़ रही धुंध में मिल गई। ये जियाओ को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। वह उस घटना से हतप्रभ था जो उसके डेंटियन के अंदर घटित हो रही थी। जिस बात ने उन्हें अधिक चौंका दिया वह ये थी कि उन्हें 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस समय यह अपने आप घूम रहा था। ये जियाओ के डेंटियन के अंदर जो कुछ हो रहा था वह पहले से ही उसके नियंत्रण से बाहर था। काचा। अचानक उसके शरीर के अंदर किसी चीज के टूटने की बहुत धीमी आवाज गूंजी। उत्पत्ति कोर क्षेत्र। ये जियाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह ओरिजिन कोर दायरे में इतनी आसानी से घुस गया। पहले जब भी वह कोई सफलता हासिल करता था तो हमेशा विस्फोट की आवाज आती थी, लेकिन अब विस्फोट की आवाज नहीं बल्कि किसी चीज के टूटने की बहुत धीमी आवाज आती थी। ये जियो ने यह भी महसूस किया कि इस समय आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सुनामी की तेज लहर की तरह उसके शरीर के अंदर दौड़ने लगी।
उनकी खेती की तकनीक भी अपने आप प्रसारित हो रही थी और केवल तभी प्रसारित होना बंद हुई जब उनकी खेती मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण के चरम पर स्थिर हो गई। ये जियाओ ने अपने डेंटियन के अंदर देखा और देखा कि उसके डेंटियन के अंदर एक अतिरिक्त चीज थी और यह वास्तव में मूल था जो अब सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था। जिस बात ने उसे अधिक आश्चर्यचकित किया वही ये थी कि वास्तव में उसके डेंटियन के अंदर दो कोर थे। एक सामान्य कोर था जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था और दूसरा कोर ड्रैगन के आकार का था। हाँ, ये स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के आकार में था। ये जियाओ ने ड्रैगन के आकार के कोर के साथ संवाद करने की कोशिश की और उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर एक भयानक ऊर्जा को घूमते हुए महसूस किया। ये जियाओ ने इसे अपने हाथ पर समेटने की कोशिश की और अचानक एक सफेद ऊर्जा प्रकट हुई। ये जियाओ को लगा कि यह श्वेत ऊर्जा कुछ भारी थी। जैसे ही ये जियाओ देखना चाहता था कि यह श्वेत ऊर्जा क्या कर सकती है, उसे एक पल के लिए चक्कर आया और अगले ही पल वह बेहद आश्चर्यचकित नजरों से अपने हाथ में मौजूद श्वेत ऊर्जा को देखने लगा। हे भगवान, क्या ये सच है? ये जियाओ ने अंततः सदमे में जोर से कहा। जब ये जियाओ इस श्वेत ऊर्जा की शक्ति का परीक्षण करने वाला था, अचानक उसे लगा कि उसके दिमाग में कुछ अतिरिक्त जानकारी सामने आई है। जब ये जियाओ ने उन जानकारियों की जांच की तो उन्हें बेहद झटका लगा क्योंकि ये दूधिया सफेद ऊर्जा वास्तव में 3 प्रकार की ऊर्जा का संयोजन थी। ये 3 प्रकार की ऊर्जा थी: आध्यात्मिक ऊर्जा, ड्रैगन फोर्स और एक अलग प्रकार की ऊर्जा जो स्वर्गीय मोती से निकली थी, जो न तो आध्यात्मिक ऊर्जा थी और न ही कोई अन्य ऊर्जा जो इस दुनिया में मौजूद है। यह ऊर्जा वास्तव में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी जो पूरी तरह से हेवनली पल की थी। जब उसने ये जानकारी देखी तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया और जोर से चिल्लाया। अब उसने एक बार फिर उन सूचनाओं को देखना शुरू कर दिया क्योंकि पहले वह इसका केवल एक अंश ही देखता था। ये जियाओ ने जितना अधिक उन सूचनाओं को पढ़ा, वह उतना ही अधिक हैरान हो गया। आखिरकार उन्होंने उन सारी जानकारियों को पढ़ा और उसे पचाने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और जोर से बाहर छोड़ी। यह विशेष ऊर्जा वास्तव में हेवनली पल की शुद्ध ऊर्जा नहीं थी। मार्शल पूर्वज क्षेत्र में साधना करने के बाद ही उसे शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होगी। हालांकि यह सफेद ऊर्जा जो उन्होंने ड्रैगन के आकार के कोर से प्राप्त की थी, जो 3 प्रकार की ऊर्जा का संयोजन था, यह वास्तव में उस विशेष ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं थी जो पूरी तरह से स्वर्गीय मोती से संबंधित थी। हेवनली पल की विशेष ऊर्जा यदि शुद्ध होती तो बहुत शक्तिशाली होती, लेकिन अन्य 2 प्रकार की ऊर्जा के साथ संयोजन के बाद इसकी शक्ति वास्तव में लगभग 90% कम हो गई। ये जियाओ ने पहले निराशा में अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर वह आशा करते हुए उत्साहित हो गया और आशा थी कि जब वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत विकसित करेगा तो ड्रैगन बल खुद को ड्रैगन के आकार के कोर से अलग कर लेगा और उसके शरीर में विलीन हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, ये जियो ड्रैगन फोर्स का अलग से उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही उस समय स्वर्गीय मोती की विशेष ऊर्जा 80% शुद्ध हो जाएगी। और यदि वह हेवनली पल की पूर्ण शुद्ध विशेष ऊर्जा चाहता है तो उसे पहले मार्शल पूर्वज क्षेत्र का मार्शल कलाकार बनना होगा। लेकिन भले ही अभी उसके पास श्वेत ऊर्जा है जो 3 प्रकार की ऊर्जा का संयोजन है, यह अभी भी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से लगभग 5 गुना अधिक मजबूत थी, जो पहले से ही बहुत भयावह बात है। उन्होंने इस क्षण प्रतिज्ञा की कि वह इस श्वेत ऊर्जा का उपयोग तभी करेंगे जब उनके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, अन्यथा वे इसे अपने तीसरे सबसे बड़े रहस्य के रूप में रखेंगे। जाहिर है, उनका पहला सबसे बड़ा रहस्य द हेवनली पल ही था और उनका दूसरा सबसे बड़ा रहस्य उनकी साधना तकनीक थी जो उन्हें अपनी चेतना के समुद्र के अंदर 9 ड्रैगन बनाने की अनुमति दे सकती थी और वह ड्रैगन की क्षमताओं का उपयोग भी कर सकते थे जैसे कि वे क्षमताएं उनकी अपनी हों।